Hello dear teachers. In this video we are going to continue the chapter scalars and vectors. So let's start with the topic cross product या फिर vector product. So cross product of two vectors is the product of their magnitudes and sign of the angle between them along with the unit vector representing the direction of cross product. तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या था, जो दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वो रिजल्ट तो जो है वो स्केलर आ रहा था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में जो है दो वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट है वो आएगा वेक्टर। इसीलिए यहाँ पे हम ये जो वेक्टर का जो प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे, इसमें दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा और उसके बीच ये जो दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है थीटा उसका साइन होगा। और यहाँ पर ये क्या हो गया, ये तो पूरा स्केलर हो गया, ये तो पूरा मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन एज द रिजल्ट इज वेक्टर उसको इंडिकेट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है एन कैप। कोई भी कैप अगर लगा ले तो चलेगा, जो कि ये जो एन कैप है, ये जो एन कैप है ये क्या है, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और ये बी और ये साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पे एन कैप क्या है, एन कैप क्या है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, n cap is the unit vector along the direction of a vector cross b vector। a और b का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो एक डायरेक्शन आएगा, क्योंकि a क्रॉस b इज आल्सो a वेक्टर, तो उसका जो डायरेक्शन आएगा उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है जो है n कैप। तो n कैप यहाँ पे लिख पाएंगे कितना, n कैप लिख पाएंगे a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए बी साइन थीटा। ये ए बी साइन थीटा को हम अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एन कैप नहीं लेंगे तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बनेगा। और ये जो डायरेक्शन है ए क्रॉस बी या फिर एन कैप का, ये डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन कैन बी फाउंड यूजिंग रूल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रूल्स होता है उसको यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो क्या क्या रूल्स है, एक है राइट हैंड थंब रूल, ओके। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हम ए वेक्टर रख दिए हैं इधर और ये एक है बी वेक्टर और हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो हम पहले जो हमारा एक्सेप्ट द थंब, जो बाकी जो राइट हैंड के जो चार फिंगर हैं उसको ए पे रखेंगे और ए से बी के तरफ कर्ल करेंगे, तो जो थंब है वो क्या होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ आएगा और वही होगा हमारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। अगर हमें बी क्रॉस ए निकालना है तो मान लीजिए कि ये है हमारा ए वेक्टर, ये है ए वेक्टर और ये है हमारा बी वेक्टर, लेकिन हमें क्या करना है, बी क्रॉस ए निकालना है। तो बी क्रॉस ए निकालना है तो हम जो चार फिंगर है हमारा एक्सेप्ट द थंब उसको बी पे रखेंगे और ए की तरफ अगर रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो थंब जो है वो हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा बी क्रॉस ए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस जो ए है वो डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, तो इसीलिए जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हम आगे लिखेंगे, जो कम्यूटेटिव रूल जो है वो फॉलो नहीं करता है। सेकेंड मेथड जो है वो है राइट हैंडेड स्क्रू रूल। मतलब एक स्क्रू को अगर हम ऐसे पकड़ के घुमाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ए क्रॉस बी अगर हमें निकालना है, ऐसे घुमाएंगे तो वो स्क्रू का जो
हेड है वो अपवर्ड की तरफ आने लगेगा, जो कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी है। अगर बी से ए की तरफ उसको घुमाएंगे, मतलब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो वो नीचे जाने लगेगा, तो वो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू vectors is a vector। ओके, और ए क्रॉस बी जो होता है वो नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो है कि जब इन दोनों के बीच का एंगल एन पाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर थीटा इक्वल टू एन पाई है तो ए क्रॉस बी एक नल वेक्टर आएगा, बी क्रॉस ए भी एक नल वेक्टर आएगा, उसी केस में हम इक्वल कर सकते हैं। और एन यहाँ पे 0 1 2 सो ऑन ऐसे है। तो बाकी सब केसेस में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का रिलेशन क्या है? बाकी सब केसेस में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये होगा। ठीक है, तो ये नॉट कम्यूटेटिव या फिर एंटी कम्यूटेटिव हम बोल सकते हैं। यहाँ पर ये नॉट कम्यूटेटिव, और ये एसोसिएटिव भी नहीं है, नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में एसोसिएटिव हो रहा था, मतलब ए क्रॉस बी ये क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर ऐसा होता तो कम्यूट एसोसिएटिव होता, लेकिन यहाँ पे एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, अगर हम देखेंगे फॉर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स जो कि आई कैप जे कैप और के कैप है, तो अगर आई कैप क्रॉस आई कैप निकालेंगे तो इनके बीच का एंगल 0 है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर आएगा, नल वेक्टर। जे कैप क्रॉस जे कैप ये भी 0 वेक्टर आएगा, नल वेक्टर आएगा। के कैप क्रॉस के कैप ये भी 0 वेक्टर या फिर नल वेक्टर आएगा। लेकिन अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड और जे का मैग्नीट्यूड, फिर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, फिर एन कैप। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन 91, तो एन कैप। मतलब हम अभी एक ऐसा यूनिट वेक्टर देखेंगे जो आई कैप और जे कैप दोनों को परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ए क्रॉस बी है, यहाँ पे ये जो ए क्रॉस बी है, इस सिचुएशन में ये जो हम प्लेन दिखाए हैं, ये वाला प्लेन, जो ए और बी जिस प्लेन में रहता है उस प्लेन को ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है। तो ए को भी परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी, और बी को भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अभी आई क्रॉस जे जो हुआ है, हम एक ऐसा यूनिट वेक्टर, ये जो एन कैप के लिए एक ऐसा यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे जो कि आई क्रॉस जे, मतलब आई को भी परपेंडिकुलर और जे को भी परपेंडिकुलर है। और जब हम आई से जे की तरफ कर्ल करेंगे तो वो थंब जो है वो अपवर्ड की तरफ आ रहा है, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ आ रहा है, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर जो है वही होगा, मतलब के। अगर आई क्रॉस जे जो है के है, तो जे क्रॉस आई जो है वो हो जाएगा माइनस के। फिर सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, तो ये के क्रॉस जे जो है वो बन जाएगा माइनस आई। फिर के क्रॉस आई इक्वल टू जे, तो आई क्रॉस के जो है वो बन जाएगा माइनस जे। अब अगर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखेंगे, मतलब कि अगर कोई वेक्टर ए इज इक्वल टू, मान लीजिए ए एक्स आई कैप है और ए वाई जे कैप है और ए जेड के कैप है, और एक वेक्टर है बी जो कि है बी एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। तो यहाँ पे हम अगर ए क्रॉस बी लाना चाहते हैं, ए क्रॉस बी लाना चाहते हैं, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और क्रॉस अगर ये बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप ये करेंगे, तो यहाँ पे ये
ऐसा फॉर्म आएगा जो कि डिटर्मिनेंट से हम सॉल्व कर सकते हैं, या डिटर्मिनेंट का एक फॉर्म आएगा। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। पहले अगर ए वेक्टर है, ये ध्यान रखना है, अगर पहले ए वेक्टर है तो पहले ए वेक्टर का जो भी कंपोनेंट्स है वो लिखना है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। और फिर बी वेक्टर है तो लिखना है बी एक्स, बी वाई, बी जेड। और इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट, आइए देखते हैं। तो आई कैप जिस रो पे और जिस कॉलम पे है उसको छोड़ के बाकी जो है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, आई कैप इंटू या फिर ऐसे लिख लेते हैं पहले, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए जेड को बी वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये डिटर्मिनेंट निकालने का टेक्निक है। फिर माइनस, अब जे कैप जो है जिस रो और जिस कॉलम पे है उसको नहीं लेना है, तो बाकी जो है ए एक्स बी जेड और ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप। फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, या फिर माइनस प्लस माइनस ऐसे ले सकते हैं। अभी के कैप जिस रो और जिस कॉलम में है वो नहीं लेना है, तो बाकी क्या बचा, ए एक्स बी वाई और ए वाई बी एक्स। तो क्या लिखेंगे, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ठीक है, तो ये एक वेक्टर का फॉर्मेट में ही आया। तो हम पहले से बात कर रहे हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वो ऑब्वियसली एक वेक्टर ही आएगा। ठीक है, अब इस वेक्टर प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन है वो क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। इसको हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे एप्लीकेशन। तो फिजिक्स में हमारे लिए कुछ टर्म्स है, कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस है जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। जैसे कि एक हो गया हमारा v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। यहाँ पे v क्या है, v क्या है, यहाँ पे v को हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। और ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और r जो है वो हमारा रेडियस वेक्टर है। ठीक है, रेडियस वेक्टर। वैसे ही और एक है जो कि a इक्वल टू अल्फा क्रॉस r। तो यहाँ पे a क्या है, a हमारा लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन। और अल्फा जो है वो है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर और एक लिख सकते हैं हम, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो टाउ यहाँ पे क्या है, टॉर्क है, एफ जो है वो है फोर्स। और एक लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, जो कि आर क्रॉस एम भी है। तो इसको m इंटू आर क्रॉस भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे L जो है वो है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। और P जो है वो है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो R बाद में आया है लेकिन यहाँ पे R पहले आया है। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा हम याद रख सकते हैं कि अगर हम एक्सियल वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो r बाद में आता है, लेकिन अगर पोलर वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो r जो है वो पहले आता है। ठीक है, हम इतना याद रख सकते हैं। इसका सेकंड एप्लीकेशन जो है वो यूज किया जाता है टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। अगर मान लो कि हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल है और इसका जो ये साइड है ये ए वेक्टर है और ये जो साइड है ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो इसका जो
एरिया आएगा ये है हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम का अगर हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो ये मान लो कोई हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया और इसमें ये वाला जो साइड है ये ए है और ये वाला जो साइड है वो बी है। तो यहाँ पे हम दो डायगोनल्स भी ले सकते हैं। ये एक डायगोनल हो जाएगा, ये मान लो D1 वेक्टर है, और ये एक डायगोनल हो जाएगा और ये मान लो D2 वेक्टर है। तो यहाँ पे अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया दो ट्राइंगल का एरिया होगा, इसीलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। अगर डायगोनल के फॉर्मेट में लिखेंगे तो हाफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। और क्या है इसका एप्लीकेशन? और एप्लीकेशन है टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर, टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर perpendicular to both a वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमारे पास दो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उन दोनों को परपेंडिकुलर करके हम एक यूनिट वेक्टर अगर निकालेंगे तो जैसे कि हमें पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप, और यही जो एन कैप है वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में है, तो मतलब ए और बी को दोनों को परपेंडिकुलर है। तो एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बाई ए क्रॉस बी का मोड, ठीक है। तो यही है एन कैप जो है वही यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी है, ठीक है। अब ये हो गया एप्लीकेशन, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर हमें पूछा जाए कि ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ए वेक्टर जो है, ये जो ए वेक्टर है ये तो इसको परपेंडिकुलर है, और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। अगर पूछा जाए कि बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी ये कितना होगा, तो ये भी 0 होगा क्योंकि बी भी परपेंडिकुलर है। अगर ये पूछा जाए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी ये क्या होगा, ए प्लस बी ए क्रॉस बी के मतलब ए प्लस बी जो है वो ए और बी के प्लेन में ही आएगा, और ए क्रॉस बी उस प्लेन को भी परपेंडिकुलर है, तो ये भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और ए माइनस बी वो भी उसी ए और बी के प्लेन में आएगा, तो इसका भी जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा है कि फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी प्रूव दैट ए क्रॉस बी का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। तो ये क्या है, ए बी साइन थीटा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं अभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा है ये अब हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। तो ये हमें प्रूफ करना था, क्वेश्चन ने बोला था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जेईई मेन 2023 से हम लिए हैं। तो पी वेक्टर गिवन है और क्यू वेक्टर गिवन है, और पूछा है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्रॉस क्यू।
हम पहले भी लिख चुके हैं, ए क्रॉस बी का जो यूनिट वेक्टर है वो एन कैप लिखे थे, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं एन कैप। ऐसे लिखते हैं ना, पी क्रॉस क्यू को अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप। यही तो एन कैप है जो कि यूनिट वेक्टर है जो पी क्रॉस क्यू के डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, एन कैप वही है जो पी क्रॉस क्यू के डायरेक्शन में आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पी क्रॉस क्यू निकाल लेते हैं, पी क्रॉस क्यू निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, वो डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे आई कैप और जे कैप के कैप, पहले पी का जो भी है 3√3 है, 3√3 2, फिर क्यू का 4√3 2.5, 4√3 2.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई कैप, या फिर ऐसे लिख लेंगे पहले √3 इंटू 2.5 माइनस √3 इंटू 2 आई कैप, फिर माइनस जे कैप के केस में 3 इंटू 2.5, 3 इंटू 2.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.5 और ये 4 इंटू 2 8, तो ये हो गया 7.5 माइनस 8 जे कैप प्लस के कैप के लिए ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4√3, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4√3 के कैप। तो ये √3 इंटू 2.5 माइनस √3 इंटू 2 मतलब √3 इंटू 0.5, तो √3/2 आई कैप। और ये 7.5 माइनस 8 मतलब माइनस 0.5, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/2 जे कैप। और 3√3 माइनस 4√3 मतलब माइनस √3 के कैप। तो ये हो गया पी क्रॉस क्यू। हमें अभी क्या निकालना है, पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है। और मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, और ये प्लस माइनस √3 का स्क्वायर मतलब 3 और इसका स्क्वायर रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 4 प्लस ये 4 एलसीएम निकाले गए, तो 4 3 = 12/4, ये 16/4 हो गया, जो कि वैल्यू हो गया 2। अब जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी क्यू मतलब अलोंग पी क्रॉस क्यू जो है, वो उसका एक्सप्रेशन हमारे पास है पी क्रॉस क्यू बाई पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा √3/2 मतलब √3/4 आई कैप प्लस 1/4 जे कैप माइनस √3/2 के कैप। अगर यहाँ पे 1/4 कॉमन निकाल दे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसके हिसाब से अगर इसको हम सेट करने की कोशिश करें, ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये इसके हिसाब से, क्योंकि x का वैल्यू पूछा है इसीलिए थोड़ा 1/4 अगर हम कॉमन निकाल दें तो ये बन जाएगा √3 आई कैप प्लस जे कैप और ये माइनस 2√3 के कैप। यही हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है और यहाँ पे x है, तो हमारा आंसर जो है देयरफॉर x इक्वल टू आंसर हो गया 4। ओके, तो और एक क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन AIPMT 2007 का है। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। ये एक इजी क्वेश्चन है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर √3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो वो जो थीटा है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो गिवन क्या है, ए क्रॉस बी का मोड जो है वो किसके साथ इक्वल है, √3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के साथ इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा और ये √3 ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए बी और ए बी कैंसिल, टेन थीटा इक्वल टू √3। तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अच्छा और एक बात हम यहाँ पे एडिशनल याद रख सकते हैं, पूछा भी जाता है क्वेश्चन, आपको पूछ सकता है कि अगर ये वाला कंडीशन है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये भी पूछ सकता है। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा मतलब कॉस 60, कॉस 60 मतलब 1/2 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर रूट।
क्वेश्चन दिया होगा कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो ए प्लस बी कितना, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, और एक पूछ सकता है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको हम एडिशनली ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर और एक क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू वेक्टर सच दैट बी का मैग्नीट्यूड 1 है और बी क्रॉस ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, ये भी हम जेईई मेन 2024 का एक क्वेश्चन लिए हैं। तो पूछा है हमें बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को एक वेक्टर मान लीजिए, सी वेक्टर मान लीजिए। ठीक है, तो ये सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर है, ऐसा है। तो वो जो हमारा फॉर्मूला है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ये होगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस और एक लाइन, इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इंटू, ये अगर माइनस बी वेक्टर लें, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्मेट में माइनस बी वेक्टर, क्योंकि तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और ये बी वेक्टर या फिर माइनस वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये माइनस बी वेक्टर इसको परपेंडिकुलर है, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का वैल्यू तो हमें पता है, उसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 5। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, ये जो हमारा ऑप्टिक्स का एक फेनोमेना होता है रिफ्रैक्शन, उसको और वेक्टर को लिंक करके क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज आई कैप, यूनिट वेक्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट इज आर कैप, और एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द बाउंड्री ऑफ द मीडियम एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इंसिडेंट मीडियम। ओके, इफ म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम देन स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज। तो क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि अगर यहाँ पे कोई एक बाउंड्री है और ये बाउंड्री है, ठीक है, और ये हो गया हमारा नॉर्मल, और यहाँ से एक लाइट रे जो है वो ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, इसका जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है, और मान लीजिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, तो ये मीडियम 1 जो है रेयर है और मीडियम 2 जो है वो डेंसर है, तो रेयर टू डेंसर तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये आर कैप है, और इंसिडेंट मीडियम के तरफ जो है वो नॉर्मल है एन कैप। तो इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो सही बैठेगा यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि ये जो एंगल है हम लेते हैं, अगर इंसिडेंट एंगल लेंगे थीटा आई, तो ये अगर रिफ्रैक्टेड एंगल लेंगे तो ये बनेगा थीटा आर। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल आई और एन कैप के बीच का जो एंगल है वो कितना आएगा, ये इंसिडेंट रे आई और नॉर्मल के बीच का एंगल आएगा 180 माइनस थीटा आई। सिमिलरली रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल के बीच का जो एंगल आएगा वो आएगा 180 माइनस थीटा आर। तो अगर हम स्नेल्स लॉ यूज करें तो 1 इंटू साइन थीटा आई इज इक्वल टू n इंटू साइन थीटा आर, और ये जो
1 इंटू साइन थीटा आई है, इसको हम अगर स्नेल्स लॉ के हिसाब से वेक्टर फॉर्मेट के हिसाब से लेंगे तो साइन थीटा आई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो कि मैं अगर निकालना चाहता हूँ आई कैप क्रॉस एन कैप निकालना चाहता हूँ, तो ये कितना आएगा? तो आई कैप का मैग्नीट्यूड आएगा और एन कैप का मैग्नीट्यूड आएगा, फिर साइन 180 माइनस थीटा आई आएगा। तो ये साइन थीटा आई ही बना। अगर मैं निकालना चाहता हूँ आर कैप क्रॉस एन कैप, तो फिर आर कैप का मैग्नीट्यूड, एन कैप का मैग्नीट्यूड, फिर साइन 180 माइनस थीटा आर, तो ये भी बन रहा है साइन थीटा आर। तो थीटा आई की जगह हम लिख सकते हैं आई कैप क्रॉस एन कैप इक्वल टू, ये जो एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं म्यू, म्यू गिवन है म्यू, और यहाँ पे आर कैप क्रॉस एन कैप। ठीक है, अभी ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कौन सा सही होगा। तो आई कैप क्रॉस एन कैप इक्वल टू म्यू इंटू एन कैप क्रॉस आर कैप। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर कुछ ट्विस्ट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और आंसर क्या हो सकता है, परफेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आप ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ये था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ओके, सो डियर टीचर्स, अगर ये कॉन्सेप्ट्स, ये जो कंटेंट है आपको हेल्पफुल लगता है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें।